नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्क्रीनर के ऊपर जो आपको ये बताएगा ऐसी कौन सी कंपनीज है जो काफ़ी सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ लेके आ रही हो। स्टॉक्स की बात करते हैं, हजारों स्टॉक लिस्टेड है। अब उसमें से क्या होता है, कुछ ही कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत ही सॉलिड रिजल्ट लेके आती है। अब आपको पता कैसे चलेगा ऐसी कौन सी कंपनीज है जो सॉलिड रिजल्ट लेके आई है लेटेस्ट क्वार्टर में? तो इसका भी एक स्क्रीनर है, उसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। मतलब हजारों कंपनीज में से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, 10 20 50 कंपनी जो भी निकल के आती है उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करके आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। पर डिस्क्लेमर है, यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बना रहे हैं, क्योंकि हम जो स्क्रीनर का यूज़ करेंगे उसमें ऐसी कंपनीज आएगी जो सॉलिड रिजल्ट लेके आई है, पर उसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें उस बारे में। सिर्फ हम एक एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि कैसे फिल्टर आउट करके हज़ारों कंपनियों में से 10 20 50 कंपनी जो सॉलिड रिजल्ट लेके आई है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको ये भी समझाऊंगा कभी कभार क्या होता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं कुछ कंपनीज़ के, उसके बाद स्टॉक प्राइसेस अचानक से गिर जाती है। जो आपको लगता है कि यार रिजल्ट अच्छे आए पर स्टॉक प्राइसेस क्यों गिरी है। कई बार ऐसा होता है स्टॉक प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है रिजल्ट खराब आने के बाद। तो ये क्यों होता है, इसका भी रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम यही फाइंड करने वाले हैं कि कैसे फाइंड करें उन कंपनीज़ को जो अच्छे रिजल्ट लेके आई हो। तो ये सब कुछ हम फाइंड करेंगे screener.in पे। तो आपको गूगल पे टाइप करना है screener.in। यहाँ जैसे ही टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होती है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन्स। सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो। उसके बाद ये स्क्रीन्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे। जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ ना वो फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर जैसे ही रन दिस क्वेरी करोगे तो वो सब कंपनीज निकल के आ जाएगी। अब वो फार्मूला क्या है ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये फार्मूला ये है जो मैंने बना रखा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं पेस्ट करने वाला हूँ न्यू स्क्रीन पे। जो नए हैं उनको समझ में आ जाएगा, आपको तो टाइप करना है क्योंकि आपकी बनी हुई नहीं है तो आप टाइप कर लेना, या ये जो स्क्रीन है वो मैं डाल दूंगा। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं रिजल्ट कैसे निकाल रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, पहला मैंने क्या डाला है, सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर मोर देन 1.2 मल्टीप्लाई सेल्स प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक कंपनी के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैं TCS ले लेता हूँ या रिलायंस ले लेता हूँ। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैंने ले ली। अब इसमें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आते हैं। देखो ये रिजल्ट, ये पूरे सारे के सारे क्वार्टरली रिजल्ट है। जैसे ये जून 2025 का रिजल्ट है, इसका मतलब इसमें कौन कौन से क्वार्टर है, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, ये 3 महीने का रिजल्ट इस जून 2025 में आ गया। उससे पहले की बात करते हैं मार्च 2025, जिसमें जैन फैब मार्च तीनों क्वार्टर इंक्लूड है, उसका रिजल्ट इसमें आ गया। ऐसे ये सब है, इसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 मंथ का रिजल्ट इसमें आ गया। समझ में आ गई बात। अब इसमें आपको कैसे चेक करना है, रिजल्ट आप कभी भी चेक करते हैं किसी भी कंपनीज के, तो सबसे पहले कंपैरिजन किया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब ये जून 2025 है तो आप सेम जून वाले में जाएंगे पर आप जाएंगे लास्ट ईयर, यानी जून 2025 की जगह आप जाएंगे जून 2024। इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जून 2024 और जून 2025 को। इन दोनों का रेवेन्यू आप कंपैरिजन करेंगे कि इसका रेवेन्यू इसके कंपैरिजन में कितना बढ़ रहा है। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके कंपैरिजन में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, और सेम नेट प्रॉफिट देखेंगे कि ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है इसके कंपैरिजन में। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये रिलायंस की बात कर रहे हैं तो इसके जो रेवेन्यू है वो है लाखों करोड़ों में। समझ रहे हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू, जो छोटी कंपनीज में तो कंपनी का मार्केट साइज भी नहीं होता। अब यहाँ पे बेसिकली ये बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, तो निफ्टी 50 कंपनीज का जो एवरेज ग्रोथ आता है वो लगभग आता है 11-12% का, 13% का मैक्सिमम साइड पे। कभी कभी कुछ अच्छे ही रिजल्ट सीजन आ रहे हैं तो वो 14-15% पे चला जाता है। यानी जो निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज है उनका एवरेज ग्रोथ साल भर का 12 से 15% के बीच में आता है। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसी रेशो में इनके रिजल्ट आने चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ आना चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ आना चाहिए। मतलब ये कम से कम 12 से 15% से ग्रो करे। अब ये 12% से 15% ग्रो करेगा तो इसके रिजल्ट सॉलिड माने जाएंगे। निफ्टी का जो 12-13% का जो एवरेज रिजल्ट आता है उससे ये कम आएगा तो ये रिजल्ट खराब माने जाएंगे। ठीक है,
पर अगर मान लीजिए रिजल्ट सीज़न ख़राब चल रहा है, बाज़ार ख़राब चल रहा है, उस कभी कभार क्या होता है, मार्केट 12, 13, 14% नहीं लेके 7, 8, 9% भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ती है तो बाजार उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको अच्छे रिजल्ट मानता है, वो कभी कभार होता है। पर फिलहाल ये समझ में आ गया आपको, ये कम से कम 12 से 15% के बीच में होनी चाहिए। सेम ये भी 12 से 15% के बीच में होनी चाहिए, और सेम ये भी जो नेट प्रॉफिट है वो भी 12 से 15% के बीच में होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हम ये इसको कंपैरिजन करेंगे तो इसको बोलेंगे हम रेवेन्यू। कौन सा बोलेंगे? ये प्रीसीडिंग ईयर हो गया, प्रीसीडिंग ईयर का क्वार्टर रेवेन्यू हो गया। सेम ये भी प्रीसीडिंग ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, और ये भी प्रीसीडिंग ईयर का नेट प्रॉफिट हो गया। तो हम यही कंपैरिजन करके स्टॉक्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि मेन ये है फाइंड। देखो आप कंपैरिजन करते हैं ना रिजल्ट, तो इसको भी चेक करोगे, क्योंकि देखो ये और ये भी तो बढ़ने चाहिए ना, पर ज़्यादा बढ़ने, देखो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए इसमें, इसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में कम ग्रोथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 साल बाद, यानी उसके बीच में 4 क्वार्टर हो गए, और ये तो जस्ट पहले वाला क्वार्टर है। तो इसमें और इसमें इतनी ग्रोथ नहीं आ सकती जितना इसमें और इसमें ग्रोथ आएगी। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे वापस से हम आते हैं स्क्रीनर पे। अब स्क्रीनर पे आते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है उसी को ये हम खोल लेते हैं। ये स्क्रीनर बनाई हुई है, चलो मैं डाल ही लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, जिससे आपको समझ में भी आएगा। ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ देखिए मैंने क्या डाला है, सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर, यानी जो करंट सेल है, यानी अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून 2025, वो ग्रेटर देन ज़्यादा होनी चाहिए 1.2 का मतलब हो गया। अगर आप 1 रखते हैं तो सिमिलर होती है, 1.1 रखते हैं यानी आप लास्ट, पहले ये समझ लो सेल्स प्रीसीडिंग ईयर मतलब जून 2024, ये तो हो गया जून 2025, और सेल्स प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर का मतलब हो गया जून 2024 से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं 1.2, ये जो स्टार लगा हुआ है इसको बोलेंगे मल्टीप्लाई। अब ये 1.2 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब 100%। अगर मैं 1.1 लगाता हूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन में सेम क्वार्टर में 10% से रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ी। अगर मैं 1.2 लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखा भी है इसमें, मैं चाहता हूँ 20% रेवेन्यू ग्रोथ बढ़े। 1.3 लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ 30% रेवेन्यू ग्रोथ बढ़े। तो यहाँ पे अगर आप एक थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप इन्वेस्टर है तो आप 1.2 ले सकते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप इन्वेस्टर है तो 1.1 ले सकते हैं इसको। अगर आप और ज़्यादा एग्रेसिव है तो 1.3 ले सकते हैं। 1.1 में कंपनीज़ जो होगी वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगी, जैसे मान लीजिए 200-300 कंपनीज़ निकल के आ सकती है, क्योंकि 10-12% से तो नॉर्मली बहुत कंपनीज़ ग्रो करती है। 1.2 ले रहे हैं तो ये कंपनीज़ जो है वो कम हो जाती है। 1.3 ले रहे हैं तो उसमें और भी कम हो जाती है, क्योंकि 30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है। वो ज़्यादा एग्रेसिव में जा सकती है, ज़्यादा छोटी कंपनी हो सकती है, वो धोखा भी दे सकती है। तो आपको एक मिड कैप टाइप स्मॉल कैप क्वालिटी कंपनीज़ को अगर पिक करना है तो 1.15 1.2 सफिशिएंट है। समझ आ गया? सेम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया है मैंने नेट प्रॉफिट के बजाय। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम मैंने देखो ये सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ये लेटेस्ट क्वार्टर हो गया, प्रीसीडिंग क्वार्टर हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मैं आपको समझा देता हूँ। रिलायंस का एग्जांपल देखिए, आप रिलायंस पे आइए। अब इसमें मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कंसीडर करता हूँ नेट प्रॉफिट की बजाय, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये दिख रहा है आपको, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये है नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलवेज ज़्यादा होता है नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे जो आपको कभी भी एक क्लियर पिक्चर देखनी है तो वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही समझ आएगी, नेट प्रॉफिट से आपको नहीं समझ आएगी। तो यहाँ पे कैसे समझना है आपको, जैसे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। ये आप देख रहे हैं रिलायंस में बढ़ा भी है। अब ये रिलायंस में बढ़ा है तो ये एक अच्छा फैक्टर माना जाएगा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिलायंस की ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी देखी गई है। अब कितना बढ़ा है ये, लगभग आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ, करीब ये 4-4.5 हज़ार करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। पर नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप सिर्फ 4-4.5 करोड़ का है, पर नेट प्रॉफिट में लगभग जो जंप है 17.5 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो करीब 30-31 हज़ार करोड़ के आसपास आ चुका है। करीब आप देखेंगे 13,000 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 4-4.5 करोड़ से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 13,000 करोड़ से बढ़ गया, ऐसा कैसे? तो ये जो बाकी के जो एडजस्टमेंट है, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये इनकी वजह से है सारे। तो ये चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अदर इनकम। अदर इनकम में
दो आइटम्स होते हैं, एक होता है एक्सेप्शनल आइटम, एक होता है अदर इनकम नॉर्मल। यानी एक्सेप्शनल आइटम एक ऐसा आइटम हो गया जो रिकरिंग नेचर का नहीं होता, जो बार बार इनकम जिससे नहीं आती है। हो सकता है आपके पास कोई वन टाइम कोई पैसा आया हो, आपने कोई असेट बेची हो जिस वजह से आपके पास कोई वन टाइम पैसा आया हो, कोई भी नेचर का हो सकता है वो आइटम, जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, जो आपके जो कोर बिजनेस है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसका पार्ट नहीं है, तो इसको हमेशा लेस कर देते हैं। यानी ये जो 8 या 900 करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली इसको 9000 करोड़ आप कंसिडर कर लीजिए। ये 9000 करोड़ आप इसमें से लेस करते हैं तो करीब करीब ये जो प्रॉफिट हो जाता है वो 22,000 करोड़ शायद होगा, तो ये 22,000 करोड़ हो जाता है। अब वापिस से आप इसको कंपैरिजन करते हैं तो 17 साढ़े 17,000 करोड़ वाला प्रॉफिट ये 21-22,000 करोड़ पे आ गया। तो सीधे से ये जो EPS 19 रुपीज़ 95 पैसे का जो EPS इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आ रहा है और इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 11 रुपये का है, तो इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो 19 रुपीज़ 95 पैसा वाला जो EPS है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो क्लियर पिक्चर, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बताता है, ये रॉन्ग पिक्चर बता रहा है। 22,000 करोड़ के हिसाब से जैसे ये मान लेते हैं सपोज यही नेट प्रॉफिट इसका लगभग आएगा, तो इसके हिसाब से जो इसका EPS कंसिडर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ 19.95 वो किया जाएगा 14.34, यानी 14 रुपये का EPS काउंट होगा यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली जो ये नेट EPS है इसमें से वो लेस हो जाएगा। यानी चारों क्वार्टर में आपको देखना पड़ेगा, जैसे आप देखोगे एक्सेप्शनल आइटम में पिछले क्वार्टर में भी जीरो है, इससे पहले क्वार्टर में भी जीरो है, सब में जीरो जीरो जीरो, इससे पहले कोई 100-125 करोड़ का ये प्रॉफिट है, यानी ये प्रॉफिट वन टाइम है जिसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो रिलायंस के जहाँ रिजल्ट अच्छे दिखाई दे रहे थे आपको, वो रिज़ल्ट जो है वो एवरेज हो जाते हैं, यानी अच्छे रिजल्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो 30-31,000 करोड़ जो शो हो रहा है वो एग्जैक्टली शो होगा ओनली 22,000 करोड़। ये EPS माना जाएगा 14 रुपये का, और ऑटोमेटिकली ये फाइनली जो EPS माना जाएगा वो 53-54 रुपीज़ का माना जाएगा। समझ आ गई बात? तो इसलिए शेयर गिर जाता है कभी कभार, हम लोग देखते हैं कंसिडर कर। अब जैसे देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, ये तो हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट जो है रिलायंस के खराब आए हैं। तो मेनली रेवेन्यू भी आप देखेंगे, रेवेन्यू भी गिरा है और प्रॉफिट भी गिरा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऐसी कंपनीज के जो रेवेन्यू है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है वो एटलीस्ट कम से कम फ्लैट टू पॉजिटिव होने चाहिए, या तो 2-3% 4% से बढ़ने ही चाहिए, तब जाके वो अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसा मैंने बताया आपको, जो निफ्टी 12-13% से बढ़ती है उतने तो बढ़ने ही चाहिए। तो ये उस केस में ये रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और यही कारण है रिलायंस का शेयर अभी रिसेंटली रिजल्ट आने के बाद सडनली काफ़ी तेज़ी से गिरा। आप देखेंगे 1550 रुपये, 1540 रुपये का जो शेयर है वो 1410 रुपये के आसपास आ चुका है। यानी आप इसको गूगल पे भी देखते हैं तो रिलायंस का शेयर देखते हैं तो ये देखेंगे आप 1 मंथ में जो शेयर है 2% गिरा है, पर 5 डेज़ में 4-5% के आसपास गिरा है। और ये हाई से देखते हैं तो हाई से लगभग ये 10% के आसपास करेक्ट हो चुका है, 8-9% 10% करेक्ट हो ही चुका है आसानी से। समझ में आ गई बात? तो ये फैक्टर रहता है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कभी कभार कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत तेज़ी से बढ़ गया, पर नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में ये गिर गया है यहाँ पे। कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है अदर इनकम में, जैसे इनके एक्सेप्शनल आइटम में 8-9 हज़ार करोड़ का जो प्रॉफिट आया है, 8-9 हज़ार करोड़ का जो प्रॉफिट आया है वो लॉस आ सकता है वन टाइम, हो सकता है ना। तो इसी वजह से, या टैक्स एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ये 2-3 कारण हो सकते हैं, या हो सकता है इंटरेस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट कोई वन टाइम बढ़ गई हो अचानक से कोई सडनली। तो ये कारण होने के कारण ये तो ज़्यादा था, ये मान लो अज्यूम कर लो ये 100 करोड़ है, ये तो आ गया 150 करोड़, और ये जो 80 करोड़ है ये रह गया 50 करोड़ ही सिर्फ। समझ आई बात? तो उस केस में क्या होता है, मार्केट इसको रिवॉर्ड करेगा गिरने की बजाय। क्यों? मार्केट को पता है ये कोई वन टाइम लॉस है जो बार बार नहीं आएगा, या वन टाइम कोई टैक्स एडजस्टमेंट है जो बार बार नहीं होगा। जिस बेसिस पे मार्केट कंपैरिजन करेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू को आपस में, तो उस केस में शेयर गिरेगा नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा, जबकि आपको रिजल्ट दिखाई देगा खराब है रिजल्ट। तो ये कारण होता है। अब आ जाइए वापस स्क्रीनर पे। अब स्क्रीनर पे हम क्या सीख रहे हैं? वही सेम कि आपको कौन से फिल्टर लगाने हैं। तो पहला आ गया, दूसरा भी आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर मोर देन 1.2% लेंगे, 1.2% नहीं 1.2 लेंगे। 1.2 का मतलब हो गया मैं 20% चाहता हूँ, आप 15 चाहते हो तो 15 लगा दो, आप 10 चाहते हो 10 लगा दो, आप 25 चाहते हो 25 लगा दो। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर।
फिर इसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप कैसी कंपनी चाहते हो, माइक्रो कैप चाहते हो, स्मॉल कैप चाहते हो, लार्ज कैप चाहते हो, कैसी कंपनीज आप चाहते हो, तो आप यहाँ लिख देंगे वो। ठीक है, जैसे मैं अभी फिलहाल मैंने चाह रहा हूँ कि मेरे को 700 करोड़ से बड़ी कंपनी हो। एंड प्राइस टू अर्निंग मतलब वैल्यूएशन भी डालना चाहते हैं, जैसे मैं ज़्यादा महंगी, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं पर मैं चाहता हूँ 50 ये, अगर मैं 20-25% की रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ चाहता हूँ तो 50-60 मतलब 30-40 के प्राइस टू अर्निंग पे तो कंपनीज मिलना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने प्राइस टू अर्निंग जो डाला है <50 डाला है कि 50 से कम जो भी कंपनीज होगी मैं उनको कंसिडर करूँगा। फिर ये मैं रन दिस क्वायरी करूँगा जिसमें मैं डाल रहा हूँ कि अगर इस पर आप टिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वो कंपनीज चाह रहे हैं जिनके जून के रिजल्ट आ चुके हैं, और आप इस पर टिक नहीं करते तो ये जून भी आ जाएंगे कॉमन, और जो मार्च, जैसे कुछ कंपनीज जून के रिजल्ट आ गए वो भी आ जाएंगे इसमें, और कुछ कंपनीज जिनके मार्च वाले रिजल्ट आए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ जिनके लेटेस्ट क्वार्टर, यानी जो जून क्वार्टर, अभी जुलाई चल रहा है तो जून वाले आए, मैं वही फिल्टर करना चाह रहा हूँ। पुराने रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे हो चुकी, तो मैं चाह रहा हूँ लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से शेयर्स को मैं पिक करूँ। तो ये कंपनीज आ रही है, कितनी कंपनीज आ रही है, टोटल 25 कंपनी, और जबकि लिस्टेड कितनी है, 7000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है NSE BSE सबका मिला के, जिसमें से सिर्फ 25 कंपनीज जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट अभी सबके नहीं आए हैं, रिजल्ट सितंबर तक आएंगे सब कंपनीज के, पर हज़ारों कंपनीज के तो रिजल्ट आ चुके हैं। उन हज़ारों में से सिर्फ 25 कंपनीज ऐसी निकली हैं जो 25% से अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ा पाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अब यहाँ पे जैसे वाटर रिन्यूएबल देख लीजिए, अब आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे भी समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे जून 24 में 236 करोड़ का रेवेन्यू कितनी तेज़ी से बढ़ा है, 603 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 गुना लगभग, आ गया समझ में। अब यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी देखो रेवेन्यू बढ़ा है, पर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ, वो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी कम हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ जितने भी एडजस्टमेंट है बाद में, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, सिमिलर है, इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो इसमें नेट प्रॉफिट भी कंसीडर किया जाएगा, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसीडर किया जाएगा, और इसमें रेवेन्यू ग्रोथ भी कंसीडर किया जाएगा। यानी कंपनी का मेनली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन आया है, वो डिक्लाइन आया मार्जिन की वजह से। मार्जिन 27% वाले 19% आ चुके हैं, पर फिर भी ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस करूँ, क्योंकि हम जो क्वायरी डाल रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो ये और ये डाल रहे हैं, ये और ये नहीं डाल रहे, तो आपको ये और ये खुद को चेक कर लेना है मैनुअली। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे ओवरऑल इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो इसके बेसिस पे एक्सीलेंट रिजल्ट है, और इसके बेसिस पे भी एक्सीलेंट रिजल्ट है। क्यों, क्योंकि जब 2 क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आसपास है, पर अभी भी जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यानी कंपनीज में, इस कंपनी में ये एनालिसिस करने के बाद ये पता चल जाता है कि आने वाले 2 क्वार्टर अगर सिमिलर भी रहते हैं तो उस बेसिस पे भी ये जो EPS है 5-5 रुपये वाले, अभी जो 9-8 रुपये की EPS है, ये आने के चांसेस बन जाते हैं। उस हिसाब से इसकी वैल्यू देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो जैसे मान लीजिए ये भी 8 रुपये कंसिडर किया जाए, इसको भी 8 रुपये कंसिडर किया जाए, इसको सेम कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें 3-3 रुपये की EPS बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी ये 27 रुपये वाला EPS करंट है, इसमें 6 रुपये प्लस करते हैं, यानी 3-3 तो 33 हो गया। फिर आप 33 को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सेक्टर हम देखते हैं, सेक्टर P कितना चल रहा है, ये पीएर्स पे जाएंगे तो सेक्टर P कितना आ रहा है, मीडियन P कितना आ रहा है, 43। तो आप इसको 43 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसकी प्रोजेक्टेड 1 साल बाद की वैल्यू हो जाती है करीब करीब 1400 रुपये। तो ऐसे इसका एनालिसिस किया जाता है। अब ये मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है और उसके कंपैरिजन में ये 1100 चल रहा है। तो अगर जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, जो हमने एक प्रोजेक्टेड माना है, एनालिसिस किया है खुद का, अगर ऐसा निकल के आ गया तो वाकई में इसकी रेट ये हो जाती है। और पीयर्स में तो देखो ये एवरेज मीडियन पी है, जैसे कुछ का 50 का भी है, कुछ का थोड़ा कम का भी है। मान लो ये 50 के पी पे जाता है, 60 के पी पे जाता है, तो उस कारण से इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे 33 मल्टीप्लाई 50 चली गई तो वैल्यू कितनी हो सकती है, 1650 तक भी हो सकती है। समझ आ गई। तो ऐसे आपको स्क्रीनर का यूज़ करना है। फिर वापस से मैं अब स्क्रीनर पर आ रहा हूँ, मैंने क्या लगाया था, फिर बाद में मैंने लगाया मार्केट, ये बता ही दिया मैंने। तो ये समझ में आ गई होगी आपको, ये स्क्रीन आ गई। तो ऐसे करके आपको चेक करना है पूरा, मतलब मैं सब कुछ आपको समझा चुका हूँ। जैसे इंडो सोलर देखते हैं आप, ये 269 रुपीज़ प्राइस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो इसके रिजल्ट्स तो देखो, ये कंपनी का शायद IPO नया है, क्या है कुछ पता नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि तो फिल्टर आउट हो गया ये कंपनी। तो जीरो वाला या 3 क्वार्टर भी आप कंपेयर करते हैं तो उसके कंपेरिजन में हाईएस्ट इसका रेवेन्यू है, हाईएस्ट इसकी प्रॉफिट है, हाईएस्ट इसके मार्जिन्स है, और ये हाईएस्ट इसका EPS है, जिसके बेसिस पे ये डेली आप देख रहे हैं। तो ये देखो कंटिन्यू 1 महीने से
ये अपर सर्किट लग रहा है 5% का। तो ऐसे आपको फाइंड करनी है। समझ आ गया? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।